नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ठेस कहानी के बारे में। ठेस कहानी मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में 12th इंग्लिश मीडियम में पूछी जाती है, मतलब इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक मतलब ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई, एक आंचल से जुड़ी हुई। ठेस कहानी के हम प्रमुख पात्रों पर नजर डालते हैं। तो ठेस कहानी का प्रमुख कलाकार है सिरचन। सिरचन के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी चलती है। ठीक है। ठेस कहानी के अगले कलाकार है लेखक। लेखक मतलब फणीश्वर नाथ रेणु स्वयं ही इसमें पात्र हैं। फिर है लेखक की माँ, लेखक की चाची, मंझली बहू और लेखक की बहन मानू। इस कहानी में मानू का विवाह हो रहा होता है। इस विवाह में कुछ घटनाक्रम घटता है, तो लेखक जब उस घटनाक्रम को याद करते हैं तो उस घटनाक्रम को याद करके एक कहानी लिखते हैं जिसका नाम है ठेस। अब मैं आपसे कहानी शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न करता हूं। अगर आपको आपके घर में कुछ सामान की जरूरत है, जैसे कि खाट की जरूरत है, तो आप कहां से लाओगे? उसकी बान वान कौन सी लाओगे? स्वाभाविक है, प्लास्टिक की ले आओगे। उसके पाए काय से लाओगे? काय के लाओगे पाए? लोहे के बनवा लोगे। टोपली काय की लाओगे? प्लास्टिक की लाओगे। टब काय का लाओगे? प्लास्टिक का लाओगे। बाथरूम में जो पटला आता है रोटी बनाने का, चकला आता है, वो सब काय का लाओगे? प्लास्टिक का लाओगे। झाड़ू काय की ला रहे हैं? प्लास्टिक की ला रहे हैं। ठीक है। फिर कुर्सी, कुर्सी काय की लाओगे? प्लास्टिक की लाओगे। अब इन प्लास्टिक के सामान से, ठीक है, किनका नुकसान हो रहा है? आपके गांव के कारीगर का नुकसान हो रहा है। वो कारीगर अकेला कोने में बैठा आंसू बहा रहा है। पहले जो लोग थे ना, सुपला भरते थे, गाय भैंसों का सुपला भरते थे। वो काय में भरते थे? एक वो राड़े आते थे, राड़े को जोड़ जोड़कर जो कारीगर होता था वो एक गुफा जैसी बना देता था, उसमें वो सुपला भर देते थे। लेकिन अब क्या है, पक्का कमरा बना लिया, कारीगर का काम मर गया। ठीक है। तो इन मुद्दों को उन्होंने ठेस कहानी में उठाया है। पहले एक भजन चलता था नवरात्रि में, जैसे कि मारा गांव का सुनार भाई जल्दी आओ रे, मारी महाकाली के लिए सुंदर गहना लाओ रे। फिर मारा गांव का कुम्हार भाई जल्दी आओ रे, मारी महाकाली के लिए सुंदर दीपक लाओ रे। मारा गांव का सुतार भाई जल्दी आओ रे, मारी महाकाली के लिए सुंदर गाड़ी लाओ रे। लेकिन आज अगर ये गाना गाया जाए तो हम क्या गाना गाएंगे? भैया नवरात्रि की झांकी में जल्दी आओ रे, और जल्दी से मॉल चलो रे, स्टोर चलो रे। तो कौन रो रहा है? कारीगर रो रहा है। तो हम देखते हैं, ये पेज नंबर 10 पर लिखी गई कहानी है। तो इसको देखिए। जो गांव के लोग बाग हैं, गांव के लोग बाग जो सिरचन है, इसको आप क्या मानते हैं? चटोरा। जबकि पहले के जो लोग बाग थे, अरे कुर्सी टूट गई, कहाँ जाना है? सिरचन के पास जाना है। अरे खाट टूट गई, कहाँ जाना है? सिरचन के पास जाना है। अरे भैया हमारे यहाँ तो पटला नहीं है, चकला नहीं है, कहाँ जाना है? सिरचन के पास जाना है। लेकिन अब अगर आज के समय कोई बोलता है सिरचन को बुला लाएं, अरे क्या सिरचन को बुलाकर लाओगे, वो तो बेकार है, उसको तो फालतू में पैसा देना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें करते हैं। आज के जो लोग आगे सिरचन को क्या मानते हैं? मुफ्तखोर, कामचोर, चटोरा कहते हैं। यानी कि उसके मुंह पर ही उसको ताना मारते हैं। आपके यहाँ पर अगर कोई कारीगर आता है तो आप उससे क्या बोलते हो? अरे आप पैसे वैसे क्या लोगे, आप तो ना ये क्या बोलते हैं, खाना वाना खा लो, दाल बाटी बनी है, अपने बच्चों के लिए खाना वाना ले जाओ, ये भी पुराने कपड़े हैं, पुराने कपड़े से काम चल जाएगा। आपका काम तो पैसे से चलता है, लेकिन दूसरे का काम कपड़ों से, पुराने कपड़ों से। यानी कि आपको सोचना चाहिए कारीगर की स्थिति कैसी हो रही है। तो इसी प्रकार ये है, जब इनको कभी सभी सृजन की जरूरत पड़ती तो सृजन इनके घर में काम करने के लिए आता, तो ये क्या बोलते? तुम पैसे का क्या करोगे, ये पुराना कुर्ता रख लो ना। अरे तुम पैसे का क्या करोगे, ये खाना ले जाओ ना। इस प्रकार की बातें। लेकिन एक समय ऐसा था जब बड़ी बड़ी हवेली के लोग सिरचन के पास नंबर लगाकर खड़े हुआ करते थे कि भैया हमारा कब बनेगा, एक खाट बनाई कि नहीं बनाई, हमारा सोफा कब बनेगा, हमारा पटला बनाया कि नहीं बनाया, हमारा पर्दा बनाया कि नहीं बनाया, चिक मतलब लकड़ियों का एक पर्दा। तो लेखक बोल रहे हैं, मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ कभी कभी मुझे सिरचन को बुलाने के लिए भेजा करती थी। क्या भेजा करती थी? मुझे भेजा
करती थी। माँ हंसकर कहती थी, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता बेचारा कभी भी। यानी कि वो मेरा काम क्या कर देता है, हंसकर कर देता है, कभी भी ना नुकुर नहीं करता है। जो भी मैं कुछ दे देती हूँ वो प्यार से ले लेता है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, मानू का विवाह होने वाला था। मानू का क्या होने वाला था, विवाह होने वाला था। तो माँ ने वापस से लेखा को भेजा कि जा सिरचन को बुला ला। तो सिरचन को बुलाने का क्या था कि जो मानू के दामाद जी थे, यानी कि जो मानू के घर वाला था, मानू का जो घर वाला था उसने शर्त रखी थी। यानी कि जब लड़की को देखने के लिए आया था ना, तब उसने लड़की के घर में क्या देखा था, पर्दा देखा था। ठीक है। और रंगीन शीतल पाटी देखी थी, कुश की चटाई देखी थी, और क्या देखा था उसने, मोढ़े देखे थे। तो उसने एक शर्त रखी थी, चाहे लड़की आए या ना आए, परंतु दहेज में मुझे क्या चाहिए, चिक का पर्दा चाहिए, कुछ घास की चटाई चाहिए, मोढ़े चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए, या मैं फेरे नहीं लूंगा जब तक मुझे दहेज में ये चीज ना मिल जाएगी। यानी कि इतना महत्व होता था इन चीजों का। ठीक है। तो इसलिए जो लेखक होते हैं वो किसको बुलाने जाते हैं, सिरचन को बुलाने जाते हैं कि आप आ जाइए और हमारे घर में आकर हमारी बहन के लिए क्या बना दीजिए, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक बना दीजिए, सतरंगे डोरे मोढ़े बना दीजिए, और घास पटेर की शीतल पाटी बना दीजिए। ठीक है। इस प्रकार की बातें करते हैं। अब इस प्रकार की बातें करते करते जो चाची होती है, जो मझली बहू होती है, वो सिरचन का क्या कर देती है, दिमाग खराब कर देती हैं। क्या कर देती हैं, सिरचन का दिमाग खराब कर देती हैं, उससे ऊट पटांग बातें करती हैं। उनने बोला, कितना दाम लोगे सिरचन इन चीजों का बनाने के लिए? तो बोलता है कि जो आप दोगी। अरे पुराने कपड़े पड़े तो हैं, खाना पड़ा तो है। ठीक है। इस प्रकार की बातें करती है। जो लेखक की माँ है वो क्या बोलती है कि सिरचन, मैंने तुम्हारे लिए घी का चूड़ा बनाया है। सिरचन को क्या पसंद था, घी का चूड़ा पसंद था। तो चाची और मझली भाभी उसको ताना कसती हैं कि घर में तो बड़ा तुम चूड़ा खाते होंगे, जो यहाँ पे तुम्हें चूड़े की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। इस प्रकार की बातें करती है। तो ऐसी बातें बार बार जब उसको सुनाई देती हैं चाची के मुख से और मझली बहू के मुख से, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो काम छोड़कर जाने लगता है। तो एक बार उसको समझाने के लिए मानू आती है। क्या आती है, मानू आती है। और मानू चुपचाप से पान का बीड़ा देते हुए सिरचन से कहती है कि बाबा, आप है ना किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप तो सिर्फ किस पर ध्यान दीजिए, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक पर, सतरंगे मोढ़े पर, और मोती घास की पटेर और रंगीन शीतल पाटी पर, और कुश की चटाई पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि विवाह स्थल है। 17 लोग आएंगे, 17 प्रकार की बातें करेंगे, आप इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए। इस प्रकार की बात कौन करती है, मानू करती है। लेकिन फिर वापिस से क्या होती है, चाची और मझली बहू उसको ताना देती है। तो सिरचन का दिमाग खराब हो जाता है और वो काम छोड़कर चला जाता है। ये जो घटनाक्रम है, जब आप ये कहानी पढ़ोगे तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो इसको पढ़ना भी सही आप। फिर क्या होता है, मानू रोने लग जाती है। जब सिरचन काम छोड़कर चला जाता है तो मानू क्या करने लग जाती है, रोने बैठ जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे दूल्हे ने शर्त रख दी है, पहले शर्त रख दी है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे ये चीज चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक चाहिए, सतरंगे मोड़े चाहिए, शीतल पाटी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार की चीजें मुझे चाहिए, नहीं तो मैं नहीं विवाह करूंगा। कभी आप राजस्थान जाते होंगे, महाराष्ट्र जाते होंगे, तो रोड पर जो बैठे हुए कारीगर है उनका जब सामान देखते हो तो सामान आपको अपनी ओर खींच लेता है, तो आप लेने के लिए पहुंच जाते हो। तो इसी प्रकार काश्तकारी जो हाथ से बने हुए सामान होते हैं वो इसी प्रकार हमारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। तो इसी प्रकार मानू के दूल्हे को आकर्षित कर लिया था सामान ने। फिर सबने मना कर दिया कि मानू आप सामान को भूल जाओ, सिरचन सामान लेने देने मतलब बनाने नहीं आएगा। अगर अगली बार कभी मान गया तो मैं तुमको वो सामान बनवाकर भेज दूंगी। मानू का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जब कहानी का अंत होता है
तो मानू रेल में बैठकर कहाँ जा रही होती है, अपने पति के यहाँ पर जा रही होती है। तभी सिरचन आता है। क्या आता है? सिरचन आता है। और सिरचन जो जो मानू बोलती है, जैसे शीतल पाटी बोलती है और चिक बोलती है, फिर क्या बोलती है, कुर्सी की चटाई की बोलती है, और शीतल पाटी की बोलती है, मोढ़े की बोलती है, मोढ़े मतलब कुर्सियों की बोलती है। उन सब सामानों को लेकर वो रेलवे स्टेशन पर देने आता है और बोलता है कि तुम मेरी बेटी के समान ही हो। मानो उनसे बोलती है कुछ दाम चाहिए आपको, कि नहीं बेटी, कि तुम तो मेरी स्वयं की बेटी के समान ही हो। तो मानू की आंख से और सिरचन की आंखों से क्या झड़ जाते हैं? आंसू। तो आपने समझिए कहानी। ये कहानी कारीगरों की दशा को उजागर करती है कि हम कितने बेकार लोग हैं। यानी कि कारीगर बेकार नहीं है, हम लोग, हमारी सोच बेकार है। अभी आपने नरेंद्र मोदी का नारा भी सुना होगा, हमें लोकल को अपनाना है, यानी कि हमें लोकल चीजों को अपनाना है। तो ये बात तो फणीश्वर नाथ रेणु ने बहुत साल पहले बोल दी थी। यानी कि जो आप लोगों से बोली जा रही ना ये चीजें, ये फणीश्वर नाथ रेणु ने कब की ही बोल दी, महात्मा गांधी ने कब की ही बोल दी, भगत सिंह, झांसी रानी ने कब की ही बोल दी, लेकिन हम लोग ही निकम्मे हो गए। ठीक है, तो उनको क्या करती है? कारीगरों की दशा को उजागर करती है कि गांव का जो कारीगर है वो रो रहा है और स्टोर और मॉल मालामाल हो रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फटाफट इस पाठ से संबंधित सही विकल्प। तो पहला है, ठेस कहानी कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। ठेस कहानी में किसके मुद्दे को उजागर किया गया है? कलाकार यानी कारीगर के स्वाभिमान को। यानी कारीगर का भी एक स्वाभिमान होता है, उसको दाल बाटी से मत तोलिया, उसको पुराने कपड़ों से मत तोलिए, उसका भी कोई स्वाभिमान होता है, उसका भी घर परिवार होता है। ठीक है, कारीगर की बनाई हुई चीजों को तो आप ललचा जाते हो, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो आप करने लग जाते हो। फिर दूसरा, ठेस कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो ये आंचलिक कहानी है। तीसरा देखते हैं हम, रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना गांव में हुआ था। ये आपको यहां पर भी प्राप्त होंगे दोस्तों। ये सही विकल्प आपको यहां पर डिब्बे में प्राप्त हो जाएंगे और कुछ सही विकल्प आपको पाठ के अंदर प्राप्त होंगे। रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल उपन्यास लिखी है। मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल किस प्रकार की उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। ठेस कहानी कैसी है? आंचलिक कहानी है। रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास सम्राट है। आंचलिक उपन्यास सम्राट कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फिर है सिरचन। सिरचन की जाति क्या है? कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सिरचन। तो सिरचन की जाति क्या है? सिरचन कारीगर जाति का है। सिरचन मानू को उपहार देने के लिए कहाँ आता है? तो सिरचन मानू को उपहार देने के लिए रेलवे स्टेशन पर आता है। मानू ने सिरचन को पान का बीड़ा दिया, यानी पान का बीड़ा किसने दिया था? मानू ने दिया था। और क्या कहा था साथ में? बताया था मैंने कि दादा 17 लोग आते हैं, 17 लोग जाएंगे, 17 लोगों की बातें करेंगे, 17 लोग हैं, 17 तरह की बातें करेंगे, आप किसी भी बात पे ध्यान मत देना, इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। मानू को भी कहीं ना कहीं अपना ही उल्लू सीधा करना था यहाँ पर। फिर है ठुमरी। ठुमरी कहानी की रचयिता कौन है? रेणु जी हैं। ठुमरी कहानी कैसी है? आंचलिक कहानी है। सिरचन क्या क्या बनाना जानता था? तो सिरचन मोती, घास और पटेल की रंगीन शीतल पाटी जानना ना, पटले लाते होंगे घर में, वो बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक। पहले चिक आती थी जो पर्दे, एक प्रकार के पर्दे होते थे, बांस के बनते थे, उसमें रंगीन धागे पिरोए जाते थे। हमारे घरों में बहुत लगा करते थे पहले ये। सतरंगे डोरे मोढ़े। सतरंगे डोरों से बनी हुई मोढ़े मतलब कुर्सियां, स्टूल। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले। भूस रखने के लिए वो बनता है टाटा, गांव में टाटा बनता है, ऐसे चारों तरफ से टाटा बनाता था, छान डालता था, उसमें लोग भूसा रखते थे। यूपी बिहार में आज भी बनते हैं ये। फलवाहों के लिए ताल और सूखे पत्तों की छतरी टोपी, पहले छतरी टोपी चलती थी, वो बनाया करता था वो। इस प्रकार के कई काश्तकारी के काम किया करता था। आया आपको समझ में? फिर है बड़ी भाभी ने मानू के संबंध में क्या चेतावनी दी थी? बड़ी भाभी ने मानू के संबंध में कहा था कि देखो भैया, बहू यानी कि मतलब मानू के ससुराल से संदेश आया है कि हमें मानू की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलों की झिलमिलाती चिक की, मोढ़े की। यानी कि मानू आए या ना आए, लेकिन हमें
कारीगर के हाथ से बना हुआ ये सामान अवश्य चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है, फिर क्या है अगला प्रश्न है, चाची ने माँ के पास जाकर क्या कहा। तो ये पेज नंबर 12 पर है। चाची ने माँ के पास जाकर कहा था, क्यों इस कारीगर के मुंह लग रही हो, छोटा मुंह और छोटी बात, यानी कि छोटे आदमी के मुंह लगोगे तो आपको ही सुनना पड़ेगा, इसलिए इसके मुंह मत लगिए। इस प्रकार चाची ने बात कही थी। फिर है, शेरचंद मानू से मिलने रेलवे स्टेशन क्यों गया था। ये तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम भाषा अनुशीलन। ये पेज नंबर 15 पर है, भाषा अनुशीलन। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को छांटकर पृथक पृथक लिखिए। तो आप ऐसा सूची बना लेना। तो आप यहाँ पे लिखते चलना, इलाका। इलाका कैसा शब्द है, आगत, यानी कि मेहमान बनकर हमारी भाषा के शब्दों में मिला है, आगत शब्द है ये। इलाका कहाँ का शब्द है, दूसरे देश का शब्द है, ये हमारी भाषा में आकर सम्मिलित हो गया, तो ये मेहमानी शब्द, मेहमानी काट रहा है ये। ठीक है, ये पावना है, मतलब क्या है, ये पावना शब्द है ये, तो ये आगत शब्द है। फिर एक किसान। किसान क्या शब्द है, ये कृषक शब्द का रूपांतरण है, तो क्या शब्द है ये, तद्भव। फैशनेबल, फैशनेबल क्या शब्द है, ये भी पावना है। पावना जानते हो ना, मेहमान, तो ये मेहमानी काट रहा है हमारे देश में, तो ये है आगत। प्रबंध, प्रबंध कठिन शब्द लग रहा होगा आपको, तो कठिन शब्द तो क्या है, तत्सम। खुशामद, खुशामदीद, खुशामदीद, तो ये भी पावना बनकर बैठा है हमारे देश में, तो पावना है तो इज्जत तो देनी पड़ेगी भैया, तो क्या है ये आगत शब्द है। अवसर, तो ये अवसर भी क्या है, पावना है, तो यानी क्या है, पावना मतलब आगत, स्वागत। ठीक है, खेत, खेत क्या शब्द है, क्षेत्र शब्द का क्षेत्र हुआ, खेत हुआ है, तो खेत क्या शब्द है, तद्भव। फिर है पिनियाई, जीव लपलपाई, पिनपिनियाई, तो ये कैसा शब्द है, कहां पर उत्पत्ति हुई इसकी, ग्रामीण इलाके में, तो क्या शब्द हुआ, देशज। जतन, जतन क्या शब्द है, ठीक है, जतन कहते ना गांव में, जतन कर लो आज, जतन जतन, तो जतन भी क्या है, देशज ही है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनका समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताना है। पहला है शब्द खेत खलियान, विग्रह करिए, खेत और खलियान, कौन शब्द है, कौन सा समास है इसमें, द्वंद्व। यथा स्थिति, यानी कि यथा स्थिति मतलब पहले की तरह स्थिति, यानी पहले जैसी, तो कौन सा शब्द है इसमें, कौन सा समास है इसमें, अव्ययी, अव्ययी भाव समास। यथा स्थिति मतलब पहले की तरह। दशानन, 10 आनन है जिसके, तो कौन सा समास है इसमें, बहुब्रीहि, कौन सा समास है, बहुब्रीहि, यानी 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, का आ गया यहाँ पर, तो संबंध, संबंध समाज है इसमें। ठीक है, तो कौन सा है, तत्पुरुष।